तो अब कैपेसिटर के अक्रॉस जो वेरिएबल्स हैं उसको देखते हैं फेजर फॉर्म में। तो इस वाली साइड में साइनोसॉइडल फॉर्म में हम लिखेंगे जो वेरिएबल्स हैं और उनका जो फेजर फॉर्म होगा इस तरफ लिखेंगे, ठीक है। तो कैपेसिटर में चार्ज किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो स्टोर्ड रहता है, क्या रिलेशन होता था, Q इज इक्वल टू CV, ठीक है। सपोज इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस जो वेरी कर रहा है, ठीक है, उसको मैं VC बोल देता हूँ, और VC जो है वो इस तरह से वेरी कर रहा है, ठीक है। तो Q क्या हो जाएगा, CV0 cos ओमेगा t, ठीक। अच्छा, पहले जो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है उसको फेजर फॉर्म में लिख लेते हैं। V कैपिटल कर दिया, ठीक है, ये क्या हो गया, V0 0, ठीक है। अच्छा, Q ये है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस करंट जो है वो क्या हो जाएगा, dQ/dt, ये उसको थोड़ा ऊपर कर दिया है ना, जगह चाहिए थी अपने को। तो करंट जो है ये कितना हो जाएगा, -C ओमेगा V0 sin ओमेगा t। तो ये हो गया C ओमेगा V0 cos ओमेगा t प्लस 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, इस करंट के एक्सप्रेशन को यदि हमको फेजर फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू C ओमेगा V0 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब हमको इस एक्सप्रेशन को, इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस वाला जो पोर्शन है उसको इस फॉर्म में लाना है, मतलब V0 और उसका फेज जो है वो 0 डिग्री। तो ये तो अपन देख ही चुके हैं कि किसी भी फेजर को यदि हम J से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, 90 डिग्री रोटेट हो जाता है, ठीक है। ये तो अपन डिस्कस कर चुके हैं और यही रिजल्ट अपन ने इंडक्टेंस में भी यूज किया था। तो ये क्या हो जाएगा, C ओमेगा J V0 0 डिग्री, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, J मैं इधर ले लेता हूँ आगे, ठीक है। और ये V0 0 डिग्री, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है कैपेसिटर के अक्रॉस, ठीक है। ये I, तो ये एक्सप्रेशन हो गया फेजर फॉर्म में करंट अक्रॉस अ कैपेसिटर। और साइनोसॉइडल फॉर्म के जो एक्सप्रेशंस हैं पोटेंशियल डिफरेंस का ये हो गया और करंट का ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इस वाले एक्सप्रेशन को देखें, है ना, इसको यदि हम रीअरेंज कर दें तो ये क्या आ जाएगा, V0 अपॉन 1/C ओमेगा। C ओमेगा को नीचे ले गए और cos ओमेगा t प्लस 90 डिग्री। अच्छा, इस वाले एक्सप्रेशन को यदि अपन प्योर रेजिस्टिव सर्किट के एक्सप्रेशन से यदि कंपेयर करें तो किसी भी रेजिस्टिव सर्किट का जो इक्वेशन है वो किस टाइप की होगी, यदि होती तो इस तरह की होती, ठीक है। तो ये R की पोजीशन पे 1/C ओमेगा है यहाँ पे इस वाले केस में। तो जिस तरह से अपन ने इंडक्टेंस के केस में डिस्कस किया था, कैपेसिटर के केस में जो रिएक्टेंस है ना, अपन ने रिएक्टेंस बोला था, तो कैपेसिटर के केस में इसको जैसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं और इंडक्टर के केस में इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, बट अपन है ना रिएक्टेंस वर्ड यूज कर रहे हैं। तो इसकी कैपेसिटर की रिएक्टेंस क्या हो गई, 1/ओमेगा C, आप देख रहे हैं, है ना। और इसकी यूनिट क्या हो गई, ओम हो गई, क्योंकि जिस पोजीशन पे ये रेजिस्टेंस है ना प्योर रेजिस्टर सर्किट में, उसी पोजीशन पे ये 1/C ओमेगा है यहाँ, देख रहा है। अच्छा, ये वाला जो एक्सप्रेशन अपन ने लिखा है, ये फेजर फॉर्म वाला जो एक्सप्रेशन, इससे क्या हमको कैपेसिटर की इंपीडेंस निकल जाती है, ठीक है। तो इस वाले एक्सप्रेशन को अपन किस तरह से रीअरेंज कर सकते हैं, V अपॉन 1/J ओमेगा C, ठीक है। तो ये जो है ये कैपेसिटर की इंपीडेंस हो गई, ZC बोल सकते हैं इसको हम, 1/J ओमेगा C। इंडक्टर की क्या आई थी, ZL, इंडक्टर की आई थी J ओमेगा L, ठीक है। और इंडक्टर की जो रिएक्टेंस है वो क्या आई थी, ओमेगा L, ठीक है।
तो ये XL और XC जो है बेसिकली इनके इम्पीडेंस का मैग्नीट्यूड है, और ये J जो है ये बेसिकली डिसाइड करता है कि इस पर्टिकुलर सर्किट एलिमेंट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है या EMF इंड्यूस्ड है वो करंट को लीड करेगा या उससे लैग करेगा, मतलब करंट से आगे रहेगा या उससे पीछे रहेगा। क्योंकि बेसिक रिलेशन क्या है फेजर में भी, V इज टू आई जेड, ठीक है। तो इंडक्टर के केस में J ऊपर है, आप देख रहे हैं इंडक्टर के केस में ये है, ये J ऊपर है। तो इंडक्टर के केस में यदि हम लिखेंगे तो V इज टू आई और J ओमेगा L, और ये J लगते ही ये जो EMF इंड्यूस्ड है वो करंट से 90 डिग्री आगे हो जाएगा, जो अभी अपन ने निकाला पिछले वाले वीडियो में। और कैपेसिटर के केस में उल्टा है, करंट आगे है और पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के अक्रॉस जो है वो पीछे है, ठीक है, जो इस वाले एक्सप्रेशन से क्लियर है। आप देख रहे हैं करंट आगे है, 90 डिग्री से आगे है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये पीछे है। तो J जो है वो डिसाइड करता है, ठीक है। अब ग्राफ बनाते हैं जरा, जैसे इंडक्टर्स के केस में अपन ने बनाया था। तो ये साइनोसॉइडल फॉर्म में करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ हो गया कैपेसिटर के अक्रॉस। तो इसमें से कौन सा वाला कर्व आगे है? ग्रीन वाला कर्व जो है वो π/2 आगे है, क्योंकि ये जो पिंक वाला जो कर्व है इसके इस वाले पोजीशन से ग्रीन वाला कर्व शुरू होता है ना, यहाँ शुरू हो रहा है। तो आगे कौन सा वाला वेरिएबल है? करंट आगे है इस वाले केस में, ये करंट आगे है, ठीक है। और ये जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ये IC और ये VC, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से हम इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिपिक्ट करते हैं एज अ फेजर। तो ये एज अ फेजर अपन ने डिपिक्ट कर दिया है ना, रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या, जैसे पिछले वाले वीडियो में भी हमने जो करंट वाली जो फेजर है उसको रियल एक्सिस पे ही बनाया था, ठीक है। हमको तो बेसिक केवल ये शो करना है कि करंट आगे है कि पोटेंशियल डिफरेंस आगे है, ठीक है। वो इनिशियल फेज वाला तो कोई इशू है नहीं जो वेव्स में होता था, ठीक है। हमको बस केवल करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में से कौन सा वाला वेरिएबल आगे है वो डिपेंड करना है। तो इसमें क्या करंट आगे रहता है, तो I है ना, ये करंट आगे दिख रहा है हमारे को, है ना, करंट जो है वो 90 डिग्री आगे और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो पीछे है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। इसी वाले यदि ग्राफ में मैं यदि सपोज एक RLC सर्किट होता, ठीक है, जिसमें रजिस्टर भी होता है, कैपेसिटर भी होता है, इंडक्टर भी होता, तो यदि मैं इंडक्टर के अक्रॉस यदि पोटेंशियल डिफरेंस बनाता तो करंट यदि यहाँ पे इस पोजीशन में होता तो इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ये EMF इंड्यूस्ड है वो क्या होगा, वो ये हो जाता। आप देख लें VL इस डायरेक्शन में होता, VC इस डायरेक्शन में होता, और करंट तो कॉमन ही है सब में, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और देख लेते हैं कि XC ये क्या था, रिएक्टेंस। मैं लिख देता हूं यहाँ पे रिएक्टेंस, है ना, और पूरा लिखें तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। और इंडक्टर में क्या होता था, इंडक्टिव रिएक्टेंस। मैं लिख ही देता हूं इंडक्टिव रिएक्टेंस, जो अपन ने XL जिसको डिनोट किया था, ठीक है। तो XC का क्या फॉर्म आया अपने पास में, 1/ωc, ठीक है। अच्छा, इस वाले केस में आप देखें यदि ओमेगा यदि बढ़ता है तो XC घटेगा। इंडक्टर के केस में उल्टा था, इंडक्टर के केस में ओमेगा बढ़ता था तो XL बढ़ जाता था, ठीक है। तो कैपेसिटर के केस में ओमेगा बढ़ने पे XC जो है वो XC क्यों कम हो रहा है ना, उसको थोड़ा सा एक इंट्यूटिवली देख लेते हैं। मतलब XC बेसिकली क्या है, रेजिस्टेंस का काउंटर पार्ट है ना, कि करंट के मूवमेंट को कितना अपोज कर रहा है कैपेसिटर, ये उसका इंडिकेशन है। XC ज्यादा होगा इसका मतलब करंट को ज्यादा अपोज कर रहा है कैपेसिटर, ठीक है। तो फॉर्मूले के फॉर्म में तो हमने निकाल लिया है कि यदि एंगुलर फ्रीक्वेंसी यदि हम बढ़ाते हैं तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो घट जाएगी, ठीक है। इसका मतलब रेजिस्टेंस टू करंट घट जाएगा। तो एक इंट्यूटिव आइडिया लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे दो ग्राफ बना लिए अपन ने, तो ये आप इमेजिन करें जैसे कैपेसिटर के अक्रॉस यदि हम कोई एक
AC EMF सोर्स यदि लगा देते हैं, है ना, इस टाइप से हमने एक AC EMF सोर्स लगा दिया, तो उस AC EMF सोर्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस तरह से वेरी कर रहा, ठीक है। तो ऊपर वाला ग्राफ जो है उसकी फ्रीक्वेंसी नीचे वाले ग्राफ की फ्रीक्वेंसी से 1/4 है, ठीक। तो इन दोनों ग्राफ्स को देख करके अपने को ये कंक्लूड करना है कि करंट जो है वो नीचे वाले ग्राफ में ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, कैपेसिटर का एक रिलेशन अपन देखें, Q = CV, ये होता था, ठीक है। इन दोनों ग्राफ्स में जो मेन चीज जो डिफरेंस जो लग रही है वो क्या है, नीचे वाले ग्राफ का स्लोप ऊपर वाले ग्राफ के स्लोप से ज्यादा स्टीप रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। आप देख रहे हैं इस वाले ग्राफ का स्लोप जो है वो ये है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे उसका स्लोप जो है वो tan थीटा है, और इस वाले ग्राफ में जो स्लोप्स हैं वो ज्यादा स्टीप हैं, देख रहे हैं। तो यदि करंट को, यदि हम जो अप्लाइड EMF है ना, उसके ग्राफ के स्लोप से लिंक कर देते हैं तो हमको एक रफ आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो Q = CV, है ना, ये रिलेशन तो होल्ड करता है कैपेसिटर्स में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, dQ = CdV, ठीक है। अच्छा, किसी एक छोटे से पीरियड के लिए dQ को हम क्या बोल सकते हैं, IDT, ठीक है। तो dQ की जगह हम IDT डाल दें, IDT = CdV, तो I जो है वो अपने पास में क्या आ गया, CdV/dt, और ये क्या है, स्लोप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ग्राफ, दिख रहा है, ठीक है। और इस वाले ग्राफ में आप देख सकते हैं कि स्लोप ज्यादा है, ठीक है, तो करंट जो है वो दूसरे वाले ग्राफ में ज्यादा होगा। अच्छा, इस वाले ग्राफ में यदि ω1 एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इसमें ω2, तो साफ ही दिख रहा है कि ω2 जो है वो ω1 से ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, ये स्लोप है, इसको आप एक और पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं, जैसे भाई जो EMF जो एक्सटर्नल सोर्स प्रोवाइड करेगा, कैपेसिटर के क्रॉस भी सेम ही EMF होगा, क्योंकि इस पूरे सर्किट में कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो जो EMF इसका होगा वही EMF कैपेसिटर का होगा किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। और चूंकि Q = CV है, तो इसी ग्राफ का शेप जो है वो कैपेसिटर पे चार्ज जो है वो भी फॉलो करेगा, ठीक है। जो चार्ज का जो ग्राफ होगा वो भी यही होगा, मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली डिफरेंट होगा क्योंकि उसमें कैपेसिटेंस का एक फैक्टर आ जाएगा, है ना, QV, मतलब ये ग्राफ C से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, पर ग्राफ का शेप एग्जैक्टली यही होगा, ठीक है। तो यदि Q का ग्राफ भी यदि ये है, तो करंट जो है वो तो क्या होता है, करंट जो है वो dQ/dt, आप देख रहे हैं, और dQ/dt क्या हुआ है, इस वाले ग्राफ का स्लोप, ठीक है। तो इस वाले ग्राफ में आप देखें ऑन एन एवरेज स्लोप जो है वो नीचे वाले ग्राफ से जो है वो कहीं कम है, दिख रहा है, नीचे वाले ग्राफ की स्लोप्स जो हैं वो ज्यादा स्टीप है, नीचे वाला ग्राफ मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पे ज्यादा स्टीप है, केवल ये जो छोटा सा पोर्शन आता है ये वाला, इस वाले पोर्शन में ग्राफ का स्लोप थोड़ा सा कम होता है जो रिवर्स करने वाला होता है, अदरवाइज तो इतना स्टीप रहता है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से करंट बढ़ता है, और करंट बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली इसका मतलब जो अपोजिशन है करंट को वो कम हो रहा है, और इसका मतलब जो रिएक्टेंस है वो कम हो रहा है, ठीक है।